अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात। मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर व आफ़ियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास दहम की फ़िज़िक्स और क्लास दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का पहला यूनिट सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स पढ़ रहे हैं। इस सफ़र में हम मशक़ की जानिब रवां दवा हैं और मशक़ में सवालात का इआदा इस हिस्से को पढ़ रहे हैं। अपने पिछले लेक्चर में हमने 3 सवालात यानी कि 10.4, 10.5 और 10.6 को हल करना सीखा है। इस सफ़र को मज़ीद एक कदम आगे बढ़ाएंगे और आज के लेक्चर में 10.7 से लेके 10.10 तक सवालात को हल करना सीखेंगे। हमेशा की तरह चीज़ें आसान से आसान तर करके आपके सामने रखूँगा। आपके ज़िम्मे सिर्फ़ एक काम है कि आपने इन सवालात के नोट्स बनाते चले जाने हैं ताकि ज़रूरत के वक़्त आपको ये नोट्स कारआमद साबित हों। तो चलें बग़ैर किसी ताख़ीर के चलते हैं आज के लेक्चर की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, हम आज के पहले सवाल और इस किताब के 7वें सवाल यानी कि 10.7 की जानिब बढ़ चुके हैं। सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि वेव की स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो मसावात अख़ज़ करनी है और साथ ही साथ वेव की स्पीड के मुतल्लिक एक फार्मूला ऐसा लिखना है कि जिसमें वेवलेंथ और टाइम पीरियड दोनों मौजूद हों, उसका जिक्र किया गया हो। यानी कि हमने जो चीज़ यहाँ पे डिराइव करनी है, अख़ज़ करनी है, वो है v बराबर है एफ लैम्डा के। हमने ये चीज़ साबित करनी है अख़ज़ करके। अब इसके लिए फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक वेव है और वेव इस पॉइंट ए से शुरू होती है और इस पॉइंट बी पे ख़त्म हो रही है। फ़र्ज़ करें कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो फासला है वेव का, उसको हमने वेवलेंथ का नाम दे दिया और साथ ही साथ इस वेवलेंथ को मुकम्मल होने में जितना टाइम लगेगा उसको हम नाम देते हैं टाइम पीरियड और जिसे कैपिटल टी से लिखते हैं। अब यहाँ पे हम वेलोसिटी का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। वेलोसिटी का फार्मूला हम अपनी जमात नहम में पढ़ चुके हैं, वो है फासला बटा वक्त। और अगर फासला एक वेव का हो तो हम उसे फासला नहीं बल्कि वेवलेंथ कहेंगे और अगर वक्त एक वेव का हो तो उसे वक्त नहीं बल्कि टाइम पीरियड कहेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो फासला है इस केस में वो है जी वेवलेंथ यानी कि लैम्डा के बराबर और जो वक्त है वो वक्त ना रहा बल्कि अब वो टाइम पीरियड बन गया। अब फासले और वक्त की ये जो कीमतें हैं ये इस रिलेशन में, इस इक्वेशन में, इस मसावात में पुट करें तो आपको ये चीज़ मिलेगी कि वेलोसिटी बराबर है वेवलेंथ बटा टाइम पीरियड के। हम अपने लेक्चर्स के दौरान ये बात पढ़ चुके हैं कि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उलट यानी कि उसका रेसिप्रोकल होता है। अगर ये बात ठीक है तो फ्रीक्वेंसी का यहाँ से जो फार्मूला निकलेगा वो निकलेगा 1/t। अब अगर मैं इस इक्वेशन को जो कि मैंने पिंक कलर में लिखी है इसको मैं इस तरह से अगर लिख दूं, v बराबर है लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1/t, इसको मैंने अलग करके लिख दिया। v बराबर हो जाएगा लैम्डा और इस 1/t की जगह अब मैं पुट करूंगा f को तो हमारे पास चीज़ बच जाएगी v बराबर है f लैम्डा। अब मैंने वो चीज़ अख़ज़ कर ली है जो चीज़ हमें पूछी गई थी कि वेव की वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान जो ताल्लुक़ है उस मसावात को अख़ज़ करना है। लेकिन अभी दूसरा पार्ट जो है वो हल करना बाकी है जिसमें कहा गया है कि एक ऐसा फार्मूला लिखें जो कि स्पीड का हो और स्पीड के फार्मूले में वेवलेंथ और टाइम पीरियड का जिक्र किया गया हो। तो देखें जी, हमने ये फार्मूला बिल्कुल टॉप पे लिखा है, यानी कि ये वाला फार्मूला अगर आप लिख देंगे तो आप कहेंगे कि इस स्पीड के फार्मूले में वेवलेंथ भी है, टाइम पीरियड भी है, तो इस फार्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला सवाल बहुत इजी है, आपको समझ में आया होगा। चलें बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। सवाल 10.8 की इबारत मैं आपके सामने लिख चुका हूँ। हमसे पूछा ये जा रहा है, हमसे कहा यह जा रहा है कि वेव से मुराद मादा को मुंतकिल किए बगैर एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना है। इस जुमले को एक सादा से तजर्बे से साबित करें।
इस बात को साबित करने के लिए एक बहुत ही आसान और बहुत ही आम सा फिनोमिना जो मैं पूरे चैप्टर के अंदर बार बार समझाता आ रहा हूँ, इधर भी उसी की मदद लेंगे। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक पानी का टब है और इस पानी के टब के अंदर पानी किसी ख़ास सतह पे पड़ा हुआ है। जब वो साकिन हालत में होगा तो इसके ऊपर एक कॉर्क इस तरह से रखेंगे कि कॉर्क इस पानी की सतह के ऊपर तैरती रहे और ऐसे मटेरियल की होनी चाहिए जो इस पानी के अंदर डूबे ना। अब मैं चाहता हूं कि अगर इस पानी की सतह पे वेव्स पैदा करवाई जाएं तो लाजमी तौर पे मुझे बाहर से कोई छेड़छाड़ करनी पड़ेगी जिससे इस पानी के मीडियम में कुछ खलल आएगा। खलल के आने से वेव्स पैदा होती हैं। तो चलें इस खलल को पैदा करने के लिए मैं एक पेंसिल लूँगा। पेंसिल के बजाय आप अगर कोई उसके अंदर कोई और तरीके से डिस्टर्बेंस लाना चाहें, किसी और तरीके से खलल लाना चाहें, फ़र्ज़ करें पानी की सतह पे आप पत्थर फेंक दें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन अहम बात क्या है कि पानी की सतह पे आपने खलल लेके आना है। अब वो खलल फ़र्ज़ करें मैंने पेंसिल ली और पेंसिल के एक कोने से मैंने उसको ऊपर और नीचे की जानिब मूव करना शुरू कर दिया। फ़र्ज़ करें कि मैंने इधर अप और डाउन यानी ऊपर और नीचे की जानिब मोशन जारी करवा दी। जैसे ही मोशन जारी करवाई इस पेंसिल के सिक्के की, तो इस पानी के मीडियम में खलल पैदा हो गया। खलल के पैदा होने की वजह से इस पानी की सतह पे कुछ वेव्स पैदा हो जाएंगी इस तरह से, और जैसे जैसे ये वेव्स आगे की जानिब बढ़ती चली जाएंगी और बढ़ते बढ़ते इस ख़ास पोजीशन पे पहुंचेंगी, तो वेव चूँकि ऊपर और नीचे मूव कर रही हैं और ऊपर नीचे मूव करने की वजह से ये जो कॉर्क इस जगह पे पड़ा हुआ है ये भी ऊपर और नीचे मूव करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे जो अहम बात है वो अहम बात यह है कि ये कॉर्क कौन सी एनर्जी की वजह से ऊपर नीचे मूव कर रहा है। मैंने डायरेक्ट जाके तो इसे ऊपर और नीचे नहीं हिलाया, लेकिन फिर भी ये ऊपर और नीचे मूव करना शुरू हो गया। ये ऊपर और नीचे उस एनर्जी की वजह से मूव कर रहा है जो कि मैंने टब के इस कोने पे पेंसिल को ऊपर और नीचे हरकत करने से दी है। यानी मेरी मैकेनिकल एनर्जी की वजह से ये वेव्स पैदा होना शुरू हुई और जैसे जैसे वेव आगे की जानिब बढ़ती चली गई वो मेरे हाथ की मैकेनिकल एनर्जी को आगे की जानिब लेके जाती गई और जैसे ही कॉर्क के करीब पहुंची तो ये एनर्जी कॉर्क तक पहुंच गई और उस एनर्जी की वजह से कॉर्क भी ऊपर और नीचे की जानिब मूव करना शुरू कर देगा, जिससे ये बात साबित हो गई कि एनर्जी मादा यानी मैं खुद नहीं गया उसको मूव करवाने, मैं मादा को मुंतकिल किए बगैर एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करवा दिया है। इस सारे सिनेरियो को, इस सारे केस को आप अपने अल्फाज में बयान करेंगे और इससे आपका ये सवाल उसका जवाब बन जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि किताब से किसी जगह से देख के लिखें तो उसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी सरगर्मी 10.3। वहाँ पे जिस तरह से ये सारी बातें मैंने बोली हैं एग्जैक्ट लिखी गई हैं, तो आप वहाँ से जाके इसे कंसल्ट कर लीजिएगा। उसमें यही कहा गया है कि एक पानी का तालाब है, पानी के तालाब के अंदर अगर पत्थर फेंका जाए तो पत्थर के फेंकने से वेव्स पैदा होंगी और उस वेव्स के अंदर ये साबित करने के लिए कि वेव्स एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही हैं, पानी की किसी सतह पे मैं कोई कॉर्क रख दूंगा और जैसे जैसे पानी की वेव्स सर्कुलर फॉर्म में बाहर की जानिब बढ़ना शुरू करेंगी तो आप देखेंगे कि कॉर्क ऊपर और नीचे की जानिब मूव कर रहा है, जिससे ये बात फिर से साबित हो जाएगी कि वेव से मुराद मादा को मुंतकिल किए बगैर एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आसान सा और बहुत ही आम सा सवाल आपको आसानी के साथ समझ आ गया होगा। अगर ये समझ आ गया है तो चलें मज़ीद एक कदम आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि सवाल 10.9 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। सवाल 10.9 भी आपके सामने लिखा जा चुका है। भारत में हमसे ये कहा जा रहा है कि रिपल टैंक के तजर्बे की रूह से दर्ज झैल वेव्स की खसूसियात की वजाहत करें, जिसमें से पहली है रिफ्लेक्शन, दूसरी है रिफ्रैक्शन और तीसरी है डाइफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन भी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन से बात शुरू करेंगे, तो उसके लिए रिफ्लेक्शन की हेडिंग दे दें। जब भी आपको वजाहत का कह दिया जाए तो सबसे पहले आप उसकी तारीफ़ लिखेंगे, तारीफ़ लिखने के बाद उसकी डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने के बाद उस डायग्राम को अपने लफ्ज़ों में बयान कर देंगे। तो चलें सबसे पहले देख लेते हैं कि ये रिफ्लेक्शन आखिर क्या चीज़ है और वेव्स की रिफ्लेक्शन
रिफ्लेक्शन की तारीफ किस तरह से की जाती है? हम कहेंगे कि वेव्स की रिफ्लेक्शन को इस तरह से बयान किया जाएगा कि जब वेव्स एक मीडियम से गुजरती हुई दूसरे मीडियम की सतह से टकराती हैं तो पहले मीडियम में वापस लौट आती हैं, इस तरह से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अब इस रिफ्लेक्शन को हम अगर रोशनी के लिहाज से भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ के आए हैं, लेकिन हमें सवाल में क्लियरली कहा गया है कि रिपल टैंक के तजर्बे से साबित करना है। तो रिपल टैंक के तजर्बे में जहां हमने रिफ्लेक्शन का पार्ट पढ़ा था, वहां से ही हम इसकी वजाहत करना शुरू करेंगे कि फ़र्ज़ करें कि वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल हो रही हैं और मीडियम में दाखिल होते हुए फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मैंने कोई ऑब्स्टेकल कुछ इस तरह से रख दी, कोई रुकावट इस तरह से रख दी कि अब आने वाली वेव्स अगर दाखिल हो रही हैं इस कुछ इस सिमत के अंदर कि ये बिल्कुल इसके आगे की जानिब गुजर रही हैं, गुजरते गुजरते जैसे ही ये वेव्स इस मीडियम से टकराएंगी, मीडियम से टकराने के बाद होगा क्या कि मीडियम से जैसे ही टकराएंगी, टकराने के बाद ये वेव्स कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, इसी तरह से ये पहले मीडियम में वापस आ जाएंगी। स्टूडेंट्स फ़र्ज़ करें कि मेरे पास यहाँ से जो वेव्स जा रही हैं कुछ इस डायरेक्शन में जा रही हैं और ये जो नॉर्मल है इस सरफेस का, ये कोई इस तरह से बन रहा है, तो इस इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के दरमियान बनने वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसे फ़र्ज़ करें मैं आई के ज़रिए लिख दूं और जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं रेज़ ये बिल्कुल नीचे की जानिब हो रही हैं और ये नीचे की जानिब होने से ये जो नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बनेगा, ये इसको मैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि एंगल आर के ज़रिए लिख सकता हूँ। तो इससे हम ये बात साबित कर लेंगे कि जैसे ही वेव किसी एक मीडियम से जाते हुए दूसरे मीडियम की सतह पे पड़ती हैं और पड़ने के बाद ये वापस पहले मीडियम में लौट आती हैं, इस तरह से लौटेंगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो इस तरह से आप इस रिफ्लेक्शन के अमल को बयान करेंगे। अब अगर रिफ्लेक्शन का अमल आपने बयान कर लिया तो हम आगे की जानिब बढ़ेंगे और अगला जो हमारा प्रोसेस है, हमारा अगला अमल है वो है रिफ्रैक्शन का। कि रिफ्रैक्शन क्या होती है ज़रा याद करें, मैंने लेक्चर के दौरान रिफ्रैक्शन का क्या मतलब बताया था। मैंने कहा था कि रिफ्रैक्शन का मतलब है सिराते मुस्तकीम से भटक जाना, अपने असल रास्ते से हट जाना। किस तरह से असल रास्ते से हटेगी कि फ़र्ज़ करें कि रोशनी की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल हो रही है, जैसे ही दूसरे मीडियम में दाखिल होगी उसका असल रास्ता ये है, लेकिन अब ये पहले रास्ते से थोड़ी सी मुड़ जाएगी, उससे हट जाएगी और इसी हटने के अमल को हम नाम देते हैं वेव्स की रिफ्रैक्शन का। तो चलें वेव्स की रिफ्रैक्शन की तारीफ कुछ इस तरह से करेंगे कि हम लिखेंगे वेव्स के एक मीडियम से किसी जाविये के साथ दूसरे मीडियम में दाखिल होते हुए हरकत की सिमत
तब्दील करने के अमल को रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब हमें साबित करना है रिपल टैंक वाले तजर्बे से कि वेव्स की रिफ्रैक्शन से क्या मुराद ली जाती है। तो ज़रा याद करें, हमने कहा था कि रिफ्रैक्शन के लिए दो अलग अलग मीडियम का होना लाजमी है, लेकिन यहाँ पे रिपल टैंक के अंदर हमने सिर्फ पानी ही मीडियम रखा है। तो इसके लिए हमने पानी के अंदर ही दो मीडियम बना लिए थे। इनमें से एक मीडियम को हमने नाम दिया था कम गहराई वाला मीडियम और दूसरे मीडियम को नाम दिया था ज़्यादा गहराई वाला मीडियम। अब ज़्यादा गहराई वाले मीडियम में हम कुछ इस तरह से करते थे कि फ़र्ज़ करें कि मेरे पास पानी का जो टब है वो कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है और यहाँ पे पानी की गहराई इतनी ज़्यादा है, और जब पानी की गहराई कम करनी है, कम गहरा पानी लेना है, तो उसके लिए सेम एक टब लिया जाता है, उसी हाइट पे पानी पड़ा होता है, लेकिन दरमियान में इस जगह पे कोई एक मटेरियल रख दिया जाता है जिसकी वजह से अब पानी की गहराई सिर्फ इतनी रह गई। यानी कि हमने एक ही मीडियम को दो मीडियम में डिफ्रेंशिएट कर दिया, बांट दिया, जिससे ये रिफ्रैक्शन का अमल यहाँ पे वकूअ पज़ीर होगा। ये इस तरह से वकूअ पज़ीर होगा कि फ़र्ज़ करें कि पानी की वेव्स आगे की जानिब बढ़ रही हैं, जैसे ही उसके रास्ते में कोई रुकावट आएगी तो वो रुकावट से बेंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी। फ़र्ज़ करें कि पानी की वेव्स बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में इस तरह से आगे की जानिब बढ़ रही हैं और बढ़ते बढ़ते फ़र्ज़ करें कि इनके रास्ते में कोई ऐसा मटेरियल यहाँ पे आ गया, फ़र्ज़ करें कुछ इस तरह से ये मटेरियल आ गया। ये मटेरियल जैसे ही इसके साथ आएगा तो ये वेव स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से बेंड होंगी कि जैसे ही ये बेंड होंगी, एक तो ये थोड़ी सी बेंड होके कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएंगी, और साथ ही साथ यहाँ पे ये अमल वकूअ पज़ीर होगा कि यहाँ पे जो वेव्स हैं, एक तो इनकी स्पीड कम हो जाएगी और स्पीड कम होने के साथ साथ इनकी वेवलेंथ भी तब्दील हो जाएगी। वेवलेंथ किस तरह से तब्दील होगी, आप देख सकते हैं कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला है ये ज़्यादा है, जिसको मैं वेवलेंथ का नाम दूंगा। लेकिन अगर ये वेवलेंथ इन दो पॉइंट्स के दरमियान देखी जाए तो ये फासला थोड़ा सा कम हो गया है। यहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे चौड़ाई थोड़ी सी कम हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही वेव ज़्यादा गहराई वाले पानी से कम गहराई वाले पानी की जानिब आएगी तो दो चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। वो दो चीज़ें इस तरह से तब्दील हो जाएंगी, फ़र्ज़ करें कि जो नीचे वाला जो पानी है ये कम गहराई वाला पानी है। ये कम गहराई वाले पानी में दो चीज़ें देखने में आएंगी। क्या देखने में आएंगी, एक तो ये देखने में आएगी कि यहाँ की जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी और साथ ही साथ जो वेवलेंथ होगी वो भी कम हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम कहें कि ये वेवलेंथ कम हो रही है, स्पीड भी कम हो रही है, तो ये किस बात से ज़ाहिर होगा। वेवलेंथ तो हमने देख लिया, अब स्पीड का किस तरह से जिक्र करेंगे। स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे वेव आगे की जानिब है, जैसे ही दूसरे मीडियम में थोड़ी सी उससे पीछे रह गई। पीछे रहने का मतलब है कि अब उनकी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई, तो जिससे हमने ये बात भी साबित कर ली कि कम गहराई वाले पानी में ये जो पानी की वेव्स हैं इनकी वेलोसिटी भी कम हो जाएगी और इनकी वेवलेंथ भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से आप रिफ्रैक्शन के अमल की वजाहत करेंगे। सिर्फ एक अमल रह गया है, उसकी वजाहत भी हम कर देते हैं। उस अमल को नाम दिया जाएगा डिफ्रैक्शन का, और डिफ्रैक्शन को हमने इस तरह से समझा था कि अगर वेव्स गुजर रही हैं और वेव्स के गुजरने के साथ साथ उसके दरमियान कोई ऐसी रुकावट रख दी जाए जिसमें बारीक सा सुराख हो, इतना छोटा सुराख हो कि ये सुराख इस वेव की वेवलेंथ से कम हो, तो डिफ्रैक्शन का अमल हो जाएगा। किस तरह से अमल होगा, पहले इसकी तारीफ़ लिखते हैं, तारीफ़ लिखने के बाद इसकी वजाहत करते हैं। तो तारीफ़ लिखने के लिए हम जो अल्फाज यूज़ करेंगे वो होंगे वेव्स के रुकावटों के बारीक किनारों के गिर्द मुड़ जाने या फैल जाने को वेव्स की डिफ्रैक्शन कहते हैं।
और अगर इसकी डायग्राम बनानी है तो फ़र्ज़ करें कि वेव्स कुछ इस डायरेक्शन में आगे की जानिब मूव करती चली जा रही हैं और आगे की जानिब मूव करते करते यहाँ पे मैंने एक रुकावट रख दी और ये रुकावट कुछ इस तरह से रखी कि इस रुकावट के दरमियान का जो फासला है यहाँ पे, जिसको हम स्लिट भी कहते हैं, ये फासला इस वेवलेंथ से कम है, इस वेवलेंथ से कम है, तो वेव्स इस सूरत में जो बेंड होंगी, जो मुड़ेंगी, वो कुछ इस तरह से मुड़ेंगी कि वो आधे सर्कल की फॉर्म में आगे की जानिब बढ़ती चली जाएंगी। इस अमल को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं और डिफ्रैक्शन की शर्त मैंने अभी बोली है आपके सामने। शर्त ये है कि जो वेवलेंथ है ये बड़ी होनी चाहिए रुकावट के फासले से। तो अगर ये कंडीशन पाई जाएगी, ये शर्त पाई जाएगी, तो डायफ्रैक्शन का अमल वकूफ़ पज़ीर होगा, अदरवाइज़ ये डायफ्रैक्शन का अमल वकूफ़ पज़ीर नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों जो मैंने अवामिल आपके सामने अलग अलग बयान किए बड़ी डिटेल से, आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर ये बातें समझ आ गई हैं तो चलें इस चैप्टर के आखिरी इयादा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आखिरी सवाल की जानिब हम बढ़ चुके हैं। हमसे पूछा ये जा रहा है कि क्या वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से वेवलेंथ भी बढ़ती है? अगर नहीं तो ये मिकदारें आपस में किस तरह मरबूत हैं? इसके हल के लिए हम जो रिलेशन, जो मसावात इस्तेमाल करेंगे वो है v बराबर है f लैम्डा का। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको ये ताल्लुक मालूम करना है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या है, तो फ्रीक्वेंसी को एक साइड पे ले जाएं तो वेवलेंथ बच जाएगी v बटा लैम्डा के। दूसरी साइड पे इक्वेशन की ये चीज़ बच गई। अब अगर हमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान कोई ताल्लुक निकालना है तो जो तीसरा फैक्टर है इसको कांस्टेंट तस्वुर करना पड़ेगा। और कांस्टेंट ये कब होता है कि जब एक ही मीडियम में हम बात कर रहे हों। तो जब हम कहेंगे कि अगर मीडियम एक जैसा हो तो जो स्पीड है ये कांस्टेंट होती है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी का जो ताल्लुक है वो ये बच जाएगा, f बराबर है कांस्टेंट बटा लैम्डा। और हम ये भी जानते हैं कि अगर कांस्टेंट और इस बराबर के साइन को ख़त्म किया जाए तो हमारे पास बचता है फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूँ तो इन्वर्सली रिलेटेड है चूँकि, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की वजह से ये जो वेवलेंथ है ये कम हो जाएगी और अगर फ्रीक्वेंसी कम की जाएगी तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो इसका जवाब हम कुछ इस तरह से देंगे कि जी नहीं, वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से वेवलेंथ बढ़ती नहीं है, बल्कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से वेवलेंथ कम होती है और ये जाहिर होगा इस ताल्लुक से। तो इस तरह से आप इसका जवाब दे देंगे। इसी के साथ हमने इस चैप्टर के जितने भी इयादा सवालात थे उन सब को ख़त्म कर दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सब की बड़े अच्छे से समझ आई होगी। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आप मज़ीद सीख चुके हैं 4 सवालों को हल करना। उन 4 सवालों में 10.7, 10.8, 10.9 और 10.10 शामिल थे। आज इस लेक्चर में हमने इस सवालात का इयादा, इस हिस्से के तमाम सवालात देख लिए हैं। आइंदा आने वाले लेक्चर में हम आला तसव्वुराती सवालात को शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।